हेलो एवरीवन, मैं हूं सौवनिक एंड वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे 30 डिग्री एंगल में रखा गया हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब इस फील्ड की वजह से ये जो डाइपोल है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन मीटर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द चार्ज ऑन द डाइपोल। अगर उन दो डाइपोल उस डाइपोल में दो चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। सो टॉर्क इज गिवन एज P E sin थीटा। अब देखिए हमें P पता नहीं है तो पर P हम इससे निकाल सकते हैं। एक बार हम P निकाल लेंगे तो हमें पता है कि P = QD। यहां से हम Q निकाल सकते हैं एज P/D। तो इसको निकालने के लिए हमें P निकालना जरूरी है। सो टाउ का वैल्यू हमें पता है 4 = P का वैल्यू हमें पता नहीं है तो P रख लेते हैं। E है हमारा 2 × 10⁵ और साइन जो थीटा है वो साइन 30 है, इसका मतलब हाफ। सो यहां पे हाफ लिख लेते हैं। अब देखिए जो यूनिट्स है ये है हमारा न्यूटन मीटर और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है न्यूटन पर कूलम और साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है तो हम न्यूटन न्यूटन कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारा P बन जाता है, यहां पे 2 2 कैंसिल, 4 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर। ये हमारा P बन गया। अब इसी P को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो Q बिकम्स 4 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर बाय D is 2 सेंटीमीटर which can be written as 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अगेन मीटर मीटर कैंसल्स आउट और हमारे पास रह जाता है 2 × 10⁻³ कूलम। अब देखिए 2 × 10⁻³ जो है उसको हम लिख सकते हैं Q = 2 मिली कूलम, जो कि हमारा आंसर है। और हमारे सवाल में ऑप्शन नंबर C 2 मिली कूलम है तो वो जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है इस सवाल के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी नीट 2023 का ही सवाल है। सवाल क्या कहता है कि अगर आपके पास E.ds इंटीग्रल ओवर अ पर्टिकुलर सरफेस 0 हो रहा है तो इन चारों में से कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो जानते हैं कि E.ds इंटीग्रल ओवर अ सरफेस 0 कब होता है। इसका मतलब φE = 0, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है सरफेस से वो 0 है। इसका मतलब ये दो ही केसेस में हो सकता है, या तो Qn is 0 मतलब जो Q एनक्लोज्ड है वो 0 है, या फिर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस में आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही हो सकता है। पहला वाला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो यहां पे कांस्टेंट आता, 0 नहीं। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस। अगर ऑल द चार्जेस इनसाइड द सरफेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 तो नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है
ठीक है, और हमें पता नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं है क्या नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म at a particular space region. But on the D option, the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux line leaving it. ये हो सकता है क्योंकि अगर फ्लक्स लाइन एंटर कर रहे हैं इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ है, और फ्लक्स लाइन एग्जिट कर रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब डी होता है। ये जो सवाल है ये नीट 2022 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। सो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस एल, तो बेसिकली ये एक डाइपोल बन गया। तब एट पॉइंट आर, यहां पे पकड़ लीजिए, एट पॉइंट आर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरीके से वैरी करेगा गिवन द कंडीशन कि R जो है L से काफी बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल रखा है डाइपोल के लिए, वो होता है 2p 4 pi epsilon 0 r cube in case when R is way more than L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला ही है, एंड R इज ग्रेटर देन L इज अ स्पेशल केस ऑफ दैट। तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं कि E जो है वो R³ से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। यहां पे देखिए हमारे पास जो B ऑप्शन है वो सेम है हमारे कंक्लूजन से। सो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है बी 1/r³। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली विथ r³। ये जो सवाल है ये पूछा गया था नीट 2021 में। ये सवाल एकदम डायरेक्ट सवाल है। ये पूछ रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, बेसिकली ये डेफिनेशन पूछ रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि they have permanent electric dipole moment. That is a definition of polar molecules. So आप देख सकते हैं ऑप्शन A is the basic definition of polar molecules. So हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन भी होगा ऑप्शन A. So having a permanent electric dipole moment. तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक डाइपोल है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है। तो अब कोई सवाल ये है कि ये जो डाइपोल है वो किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट या राइट। तो पहली बात है कोई भी चीज उसी तरफ मूव करती है जिस तरफ उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। तो इस केस में एज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी राइट की तरफ डिक्रीज करेगा। यहां पे देखिए सी का जो ऑप्शन है टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आगे चलते हैं और एक सवाल कर लेते हैं नीट 2021 से। सवाल क्या कहता है कि टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। सो हमारे पास दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जो जिनका जो रेडियस है वो r1 और r2 है, और वो दोनों एक वायर जो ऑल्सो की कंडक्टर होते हैं उससे जुड़े हुए हैं। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर आर सिग्मा 1 by सिग्मा 2 इज। सो हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा 1 by सिग्मा 2। अब देखिए आपके पास दो चार्ज्ड स्फीयर हैं, एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2, पर ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। इसका मतलब इनका जो चार्ज है वो फ्लो हो सकता है एक दूसरे के बीच। तब हम श्योरली नहीं कह सकते कि कौन से स्फीयर में कितना चार्ज है, तो हम उसका इफेक्टिव चार्ज फॉर अ स्फीयर निकाल लेते हैं। सो Q1 विल बिकम समेशन ऑफ Q जो कि है टोटल चार्ज बाय R1 प्लस R2 इंटू
आर, ये R1 का निकाल रहे हैं तो R1, अब Q2 सिमिलरली बन जाएगा समेशन Q R1 प्लस R2 इंटू R2। अब देखिए इनका जो एरिया है, दोनों का एरिया इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर है। सो Q1 बाई दिस will give me, or in this case R1 will give me sigma 1 and Q2 by 4 pi R2 whole square or R2 square will give me sigma 2। तो निकालते हैं sigma 1 which is equal to summation Q R1 plus R2 into R1 by 4 पाई R1 स्क्वायर। यहां पे R1 ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास रह जाता है ये वाले टर्म इंटू 1 बाई R1। इसको मैं K प्राइम बाई R1 लिखता हूं। सिमिलरली सिग्मा 2 विल बी K प्राइम 1 बाई R2। ये सारा टर्म तो सिग्मा 2 में भी सेम ही रहेगा, इसीलिए मैंने इसको K प्राइम ही लिख दिया। सिर्फ R1 की जगह पे यहाँ पे R2 स्क्वायर होगा तो इसीलिए डिनोमिनेटर में मेरा R2 आ जाएगा। अब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इफ आई डू तो हमारे पास क्या होता है R2 बाई R1। सो जो ऑप्शन C है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये जो हमारा सवाल है ये नीट 2021 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और उस पे जो चार्ज है वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर पे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो यहां पे 1/4πε0 इंटू जो वैल्यू है उसका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वो आपको दिया गया है। मतलब काम और आसान कर दे चुके हैं वो लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 R स्क्वायर। यहां पे R क्या होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 15 सेंटीमीटर को हम SI यूनिट में लिख लें तो हमें मिलता है 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सारे वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। Q का वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 4πε जो 1/4πε है उसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ यहां पे दिया हुआ है और यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहां पे आपके नीचे क्या रह गया R स्क्वायर विच इज 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर विच गिव्स मी 225 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम एक कूलम कट गया तो हमारा यूनिट रह जाता है न्यूटन पर कूलम। सो फाइनल आंसर क्या होता है इसका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम पाएंगे इसको 0.128 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखिए यहां पे 0.128 है और ऑप्शंस में 1.28 है तो हम एक डेसिमल पॉइंट इधर ले आते हैं लेफ्ट की तरफ। तो 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन इन चारों में से आंसर है, वो आप देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये नीट 2019 का सवाल है और ये डायरेक्टली आता है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से।
तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल क्या है। हॉलो मेटल स्फीयर, सो जो मेटल स्फीयर है वो हॉलो है, सो स्फेरिकल शेल समझ सकते हैं कि उसके जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ सरफेस पे ही होंगे। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर का रेडियस दे दिया गया है वो है r, इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि वॉल्यूम, क्योंकि ये हॉलो है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां पे केसेस क्या क्या होंगे, इनसाइड, ऑन द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। सो ऑन द स्फीयर या फिर आउटसाइड द स्फीयर होगा तो समझ लीजिए ये आपका हॉलो स्फीयर है, चार्जेस सारे आपके सरफेस पे है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपका E स्फीयर का जो सरफेस एरिया है गॉसियन स्फीयर का वो बन जाएगा आपका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज स्फीयर का पकड़ लीजिए आपका Q हो गया बाई इप्सिलॉन 0, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो E बन जाएगा आपका Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। सो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। ये हो गया आउटसाइड द स्फीयर के लिए इन द केस व्हेन r इज ग्रेटर देन r। नाउ सेकेंड इनसाइड द स्फीयर का भी देख लेते हैं। इनसाइड द स्फीयर के लिए हमें स्फीयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका रेडियस फिर से स्मॉल r होगा, लेकिन इस बार इस गॉसियन सरफेस के बीच पे अंदर जो Q है वो 0 है, तो इसका मतलब r लेस देन कैपिटल R और द रेडियस E इज इक्वल टू 0, फ्लक्स इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। सो यहां पे कौन सा ऑप्शन है, 0 एज R इंक्रीजेस, सो A और B दोनों हो सकते हैं, पर सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डिक्रीजेस एज R इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एज R इंक्रीजेस। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, तो ये जो B ऑप्शन है वो गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन A ही सही हो जाता है इसमें। सो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है the electric field inside a sphere will be 0 as R is less than capital R and decreases as R small r increases for R small r capital greater than capital R। तो चलिए अब हम एक सवाल करते हैं नीट 2019 से। सवाल क्या कहता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है A और B, दोनों पे प्लस Q और माइनस Q चार्ज हैं रेस्पेक्टिवली, और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस की दूरी पे हैं एक दूसरे से। अब जब वो इस सेटअप में है तब उनके ऊपर जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है F। अब नेक्स्ट केस में हम चार्ज नंबर 1 या फिर चार्ज A से 25% उसका चार्ज लेके चार्ज B में डाल रहे हैं। अब ये याद रखिए चार्ज A पॉजिटिव है तो हम लोग 25% पॉजिटिव चार्ज लेके चार्ज B जो कि नेगेटिव है उसमें डाल रहे हैं। जब ये सेटअप हो जाएगा कि चार्ज A 25% कम हो जाएगा और चार्ज B 25% बढ़ जाएगा, तब नया फोर्स पुराने फोर्स के रिलेटिव में कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि पुराना फोर्स कितना था। सो F इज इक्वल टू K बाई R स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर माइनस यहां पे K क्या है, K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर है एक दूसरे का डिस्टेंस। अब जब हम Q A से मतलब चार्ज नंबर 1 से 25% निकाल रहे हैं, सो QA प्राइम विल बिकम 3/4
Q, ठीक है, 75 भाग ही रह गया, 75% ये हो जाएगा, ये आपका 75% ऑफ द ओल्ड Q इज द न्यू QA। नाउ अब QB हो जाएगा प्राइम, उसमें हम Q में माइनस Q में ऐड कर रहे हैं 1/4 Q, ये बन जाएगा आपका -3/4 Q। ये माइनस Q था पहले, प्लस Q नहीं था, तो माइनस Q में हम पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा, ये 3/4 Q बन जाएगा, ये भी थोड़ा घट जाएगा। तो जो नया F होगा, F प्राइम, वो बन जाएगा आपका K/R² QA into QB, which gives me -3 into 3, 9 divided by 4 into 4, 16 Q²। अब देखिए Q² को आप बाहर ले आइए तो आप देख सकते हैं K/R² into Q², सामने -9/16। अब ये जो वैल्यू है, ये देखिए आप F है कि नहीं, सो ये आपका बन गया F। सो F 9/16 इज इक्वल टू F प्राइम। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन इसके साथ ठीक बैठ रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर C। सो द न्यू F इज 9F/16। अब ये जो सवाल है, ये नीट 2019 का सवाल है, और ये सवाल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ही है। यहां पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूलास पुट करके निकालना है। तो सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लस लैम्बडा और माइनस लैम्बडा आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों जो लाइन चार्जेस हैं वो एक दूसरे से 2r डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर 2r डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस? तो पहले ये हो गया आपके लाइन चार्जेस, ठीक है, एक है प्लस लैम्बडा, दूसरा है माइनस लैम्बडा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2r। मिड पॉइंट अगर ये पकड़ लेते हैं तो ये डिस्टेंस आपका बन जाएगा r, सिमिलरली ये डिस्टेंस आपका बन जाएगा r। अब देखिए ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अवे फ्रॉम प्लस चार्जेस होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो हम जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए लाइन, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, हम कैसे देते हैं, लैम्बडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन 0 r is the distance where we are calculating the electric field। इस केस में r हो जाएगा कैपिटल R, ये आप पकड़ लीजिए प्लस लैम्बडा। सिमिलरली माइनस लैम्बडा का भी सेम ही होगा, लैम्बडा 2 पाई इप्सिलॉन 0 r, एंड वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन तो पहले पता चल ही चुका है कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। सो E becomes lambda 2 पाई इप्सिलॉन 0 r इंटू 2, इन दोनों को ऐड करने से 2 कैंसल्स आउट, सो E becomes पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R। दिस इज माय फाइनल आंसर। आप देखिए कौन सा सोल्यूशन, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, वो है C, लैम्बडा बाई पाई इप्सिलॉन 0 r न्यूटन पर कूलम, जो कि SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो नीट 2018 का सवाल है, ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए ना केवल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बट ऑल्सो मैकेनिक्स के मोशन इन 2 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स को भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। सो
An electron falls through a vertical distance h in an uniform and vertically upward directed electric field. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है फ्रॉम अ हाइट h अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वर्टिकली अपवर्ड. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड. तो डायरेक्शन जो पहले अपवर्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको हमने घुमा के रिवर्स कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया. कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम. डायरेक्शन तो हमने चेंज किया पर मैग्नीट्यूड हमने सेम ही रखा. और नाउ अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट. पहले हमने इलेक्ट्रॉन को गिरने दिया था, अब हम एक प्रोटॉन को गिरने दे रहे हैं. थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट सेम ही है. द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन. तो ये जो दो पार्टिकल गिर रहे हैं सिमिलर हाइट सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उन दोनों पार्टिकल्स में से किसका टाइम ज्यादा है किसका टाइम कम है वो हमें देखना है, निकालना है. आपके पास ऑप्शंस हैं स्मॉलर, 5 टाइम्स ग्रेटर, 10 टाइम्स ग्रेटर और इक्वल. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है. ये अब देखिए इस प्रॉब्लम में जो मोशन हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में जो मोशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है. सो हमारा जो सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma जो है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, उसको हम इक्वेट कर सकते हैं विथ F इज इक्वल टू QE. सो दैट मीन्स ma इज इक्वल टू QE. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये दोनों फोर्सेस सेम है. जो मोशन हो रहा है वो QE की वजह से हो रहा है. सो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू QE बाई M. ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट. अब चलिए मोशन के पार्ट पे. तो हम जानते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, दोनों पार्टिकल रेस्ट से गुजर रहे थे तो दोनों ही केसेस में ये जीरो है. सो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर दोनों ही केसेस में. अब दोनों ही केसेस में S जो है वो h है, हाइट. सो मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू हाफ, a की जगह पे मैं लिख सकता हूं QE बाई M T स्क्वायर. सो मेरा जो T स्क्वायर बन जाएगा वो होगा 2HM बाई QE और T मेरा हो जाएगा 2HM बाई QE का रूट ओवर. अब आप यहां पे देखिए 2HQE ये जो टर्म्स हैं ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है दोनों के में ही, क्योंकि 2 तो नंबर है, हाइट तो सेम था, चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में सेम था, तो सिर्फ वैरी कर रहा है मास पे. सो T इज प्रोपोर्शनल विथ रूट ओवर ऑफ M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जिसका ज्यादा मास होगा उसका टाइम ज्यादा होगा. अब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है तो इलेक्ट्रॉन का फॉलिंग टाइम प्रोटॉन के फॉलिंग टाइम से कम होगा. सो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा A, स्मॉलर. ये जो नीट का सवाल है ये सिमिलरली पिछले वाले सवाल की तरह ही है जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ 2 डायमेंशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसे काफी सवाल आते हैं जहां पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं. तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं. अ टॉय कार विथ चार्ज क्यूब मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. मतलब एक टॉय कार है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है. ठीक है, और फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इसका मतलब फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है. सो ड्यू टू द फोर्स QE, E है तो उस चार्ज उस जो टॉय कार है उस पे QE फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि उस कार पे चार्ज जो है वो Q है. इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर. तो अंडर दिस फोर्स वो जो कार है उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है 0 से 6 मीटर पर सेकेंड.
इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, एक ही सेकेंड में ये वेलोसिटी इंक्रीज है। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। जब ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। इसका मतलब अब कार स्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स पहले हम लोग फॉरवर्ड दे रहे थे उसको हम अब बैकवर्ड दे रहे हैं, तो जो कार अभी एक्सेलरेट कर रहा था वो अभी डीएक्सेलरेट करने लगेगा। नाउ द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड। 2 more सेकेंड्स के लिए कार मूव करने लगता है फॉरवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds आर रेस्पेक्टिवली। हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बिटवीन दिस टाइम इंटरवल निकालना है। तो हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने के लिए आसानी हो। तो पहले जो कार था वो पोजीशन ए पे था, t = 0। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इन दिस डायरेक्शन, कार स्टार्टेड मूविंग। 1 सेकेंड बाद कार पोजीशन बी पे था, t = 1, और उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी था वो 6 मीटर पर सेकेंड था। सिक्स मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, फिर हमने बी पोजीशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया। वो थोड़ी देर तो जाएगा, फिर वो उल्टा घूमने लग जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पोजीशन पे पकड़ लीजिए v was 0, फिर c पे आके v का जो वेलोसिटी है कार का वो बन जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। इस पोजीशन को मैं c ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अब आप देखिए यहां पे t = 3 है और यहां पे t = 2 सेकेंड है। सो 1 सेकेंड के बाद और 2 सेकेंड ये घूमने लगा। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 0 to 1 सेकेंड के बीच। सो 6 - 0/1 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब कार पोजीशन बी तक आ रहा है, टी से बी तक, उसका डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम टाइम t = 0 to t = 1 सेकेंड, s = इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। सो ut will be 0, so 0 + ½ at²। a क्या है आपका 6, t क्या है 1 का स्क्वायर। सो ये मुझको देता है 3 मीटर। सो पहले इंटरवल में द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड वाज 3 मीटर। सो नाउ फ्रॉम t1 to t2 2 निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। s2 इज सिमिलरली ut, यहां पे u है, सो u विल बी 6 into t is 1 सेकेंड अगेन। लेकिन अब -at होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सो -½ a अगेन विल बी 6 into t का स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर विच इज 1। तो ये बन गया आपका 3। सो 6 - 3 विल बी अगेन 3 मीटर्स। सो यहां से यहां तक भी 3 मीटर वो टॉय कार ट्रैवल कर रहा है।
लेकिन अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, लास्ट स्ट्रेच फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3। इस केस में भी जो v था वो 0 है, मतलब u 0 हो जाएगा इस केस में। सो s3 इज इक्वल टू माइनस हाफ 6 into 1 square which gives me -3 मीटर। तो हमारे पास S1, S2 और S3 है। तो अब चलिए एवरेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के लिए हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट is equal to 3 minus 3 which is only 3 meter. Distance on the other hand will be 3 plus 3 plus 3, total distance वो हो जाएगा 9 मीटर। अब टाइम कितना गया हुआ है? टाइम गया हुआ है 3 सेकेंड। सो वेलोसिटी कितना बनेगा? Therefore velocity is 3/3 meter per second which is 1 meter per second। ठीक है, अब स्पीड कितना बनेगा? 9/3। सिमिलरली स्पीड इज इक्वल टू 9/3 मीटर पर सेकेंड विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी और ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब देखिए 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड कौन से ऑप्शंस में वैलिड है? वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो है ऑप्शन बी। एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। तो पहला पार्ट जो है वो हमें ये निकालना है कि हाइड्रोजन एटम का चार्ज कितना होगा। नेचर में हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल होता है, पर ये नेचर का सिचुएशन है नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा चार्ज में कम है। तो एक हाइड्रोजन एटम में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एंड एक प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है, जनरली इन दोनों के चार्जेस सेम होते हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। पर इस केस में नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम विल बी -Q और इन दिस केस E प्लस डेल्टा E। सो E कैंसल्स आउट। ये हो गया आपके प्रोटॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का, तो रह जाता है आपके पास सिर्फ डेल्टा E। सो एक हाइड्रोजन एटम का जो चार्ज है वो डेल्टा E है। सो दो हाइड्रोजन एटम के जो चार्जेस को हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेल्टा E स्क्वायर बन जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम kept at a distance d will be k by d square delta E square। ये k क्या है? k is equal to 1/4 pi epsilon 0। Now Fg is g mh square by d square। mh क्या है? mass of hydrogen atom। Now equating Fe is equal to Fg, we get d cancels out, k delta E square is equal to g m h square। So delta E will be mh g by k
होल रूट ओवर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो डेल्टा ई का हमें ऑर्डर निकल जाएगा। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, एम एच का वैल्यू कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 रूट ओवर, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और हम पता है k का होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। व्हेन आई सॉल्व दिस आई गेट एन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -37। सो जो डेल्टा ई है उसका जो वैल्यू है दैट वुड बी ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -37। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नीट 2018 का ये सवाल काफी फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि 2023 में ये फिर से रिपीट हो चुका है विद द सेम वैल्यूज। ऐसा भी नहीं कि वैल्यूज चेंज कर दिया हो, इन लोगों ने तो सारे जो फील्ड इंटेंसिटी हो गई, आपकी टॉर्क की वैल्यू, आपके डिस्टेंस सब सेम रख दिया और फिर से रिपीट कर दिया 2023 में। तो ये दिखलाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखने चाहिए। हमने इसको इसी वीडियो में पहले सॉल्व कर लिया है और इसका सोल्यूशन हमें 2 मिनी कूलम आ चुका है, तो इसको हम फिर से तो सॉल्व नहीं करेंगे, पर ये एक एग्जाम्पल जरूर है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इस केस में तो टोटल डायरेक्टली उठा के डाल दिए हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देते हैं और उसको डालते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब भी आप नीट के लिए पढ़ाई करें तो एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5-6 साल 7 साल पुराने क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए। तो आज के इस PYQ वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। और हम सभी जानते हैं लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।